आज की वीडियो में मैं आपको सिलेंडर और उसके हेड के बारे में बताऊंगा। जनरली होता क्या है कि जब हम सर्विस कराने जाते हैं तो कई लोगों को नहीं पता होता कि सिलेंडर और उसके हेड को कहाँ तक खोला जाए, या खोला भी जाए या नहीं खोला जाए, और हम उसको सर्विस के अंदर इन्वॉल्व करते हैं या नहीं। यहाँ मैं आपको जवाब दूंगा कि मुझे नहीं पता कितने लोग इसकी सर्विसिंग के टाइम पे ही करा लेते हैं या इसको स्किप कर जाते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब भी आप सर्विस कराएं, इसके ऊपर के हेड को ज़रूर खुलवाएं, जिससे कि पिस्टन के ऊपर जितना भी जमा हुआ कार्बन है वो साफ़ हो जाए, रिंग की स्टेटस पता चल जाए, और स्पार्क प्लग के नीचे जो गोल्ड आई है वहाँ पे भी कार्बन डिपॉजिट होता है, क्योंकि वो कंबस्टन चैम्बर है, हिंदी में उसको दहन कक्ष कहते हैं। उस जगह पे काला स्पार्क हो के उस सारा कार्बन डिपॉजिट होता है, तो उस जगह का भी साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी जो इस जगह के बारे में कम जानते हैं। देखिए, ये दो आइटम अलग अलग हैं। इसको हेड कहते हैं, इसको सिलेंडर कहते हैं। हम ऊपर के हेड को खुलवा करके उसके नीचे जब देखेंगे तो एक नीचे गास्केट भी होती है। तो वो गास्केट जो है उसका भी बहुत महत्व है, वो मैं आगे अभी इस वीडियो में बताता हूँ। और जब हम सिलेंडर को पूरा खुलवाते हैं तो उसके पीछे भी एक अलग रीज़न होता है कि वो क्यों खोला जाता है। जनरली सिलेंडर को कम खोलते हैं, सर्विसिंग में केवल हेड ही खोला जाता है। और अब मैं सिलेंडर के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूं। और बहुत सी वीडियो में मैंने ये चीज़ देखा है कि लोग सिलेंडर के बारे में भी वीडियो बनाने लग गए हैं। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि मेरी बाइक में कौन सा सिलेंडर लगा हुआ है, तो आज मैं इसको बता देता हूँ। मेरी बाइक में G1 सिलेंडर लगा हुआ है। ये जितने भी सिलेंडर लोगों ने वीडियो बना रखी है, G1, E1 और पता नहीं कौन कौन से वन, इनका मैं मोटे रूप से खुलासा कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ये बातें काफ़ी अंदर तक पता की हैं। इनका काम सिर्फ ग्रेडिंग के ऊपर है। अब आप यहाँ से समझ जाएंगे धीरे धीरे कि मैं यहाँ पे ग्रेड क्यों कह रहा हूँ। किसी को मेज़रमेंट करना है तो आप उसका ग्रेड चेक करेंगे। अब होता क्या है कि 89 तक ये सिलेंडर आते थे, उसके बाद इन्होंने इंडियन वर्जन में भी शुरू कर दिए, और बाद में 95 तक वो लगते रहे। क्योंकि कंपनी को पता था कि भाई ये अगर हम इंपोर्ट कराते हैं तो महंगा पड़ेगा, तो इसके अंदर जितना भी प्रॉफिट निकालना है वो हम इंडियन पार्ट्स में बना करके भी निकाल सकते हैं। तो जब स्टार्टिंग में ये बाइक आई थी तो इसके ज़्यादातर पार्ट्स जापानीज़ थे। और यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये वही जापान है जो आज चाइना से पिछड़ गया है। कारण क्योंकि जापान अपनी क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ कभी नहीं करता। आपने बचपन से या हमने बचपन से एक ही नाम सुना है, मेड इन जापान। अगर उसके ऊपर मेड इन जापान लिखा है ना, और मेड इन चाइना अब लिखा है, तो आप खुद ही सोच लीजिए दोनों में फ़र्क क्या है। जापानीज़ चीज़ अगर होगी थोड़ी महंगी ज़रूर होगी, लेकिन क्वालिटी ऐसी होगी कि दादा खरीदे पोता भरते। यही कारण है कि आज RX 100 सेकेंड जनरेशन चला रही है। और उसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण रीज़न है जो इन बारीकियों को कोई समझता नहीं है।
कि ऐसा क्या इस बाइक में है जो कि इतना चल गई और चलने को तैयार है। देखिए होता क्या है कि ये इसका हार्ट भी मान सकते हैं और इसका बेसिक स्ट्रक्चर इसका इंजन ही है जो इसको पावर देता है। अब मान लीजिए इंजन की जो क्वालिटी है, जो मेटल की क्वालिटी है जो आप दे रहे हैं, जो आप एक्सपोर्ट क्वालिटी में दे रहे हैं, उसको आप थोड़ा सा भी कमज़ोर करते हैं तो वो आगे चल के आपका नाम ख़राब कर सकती है। और चाइना इसमें कर सकता है क्योंकि वो एलॉय बनाने में मशहूर है। उसने तो कॉपर में भी एलॉय मिला करके पता नहीं नकली कॉपर बना रखा है। आप पहचान नहीं सकते, मार्केट में ऐसे कॉपर की वायर्स मिल रही हैं जो बिल्कुल कॉपर लगेंगी लेकिन उसमें करंट फ्लो करोगे तो वो 100 मीटर भी नहीं जाएगा। तो इस तरह से चलन हो गया शुरू। लेकिन कुछ कंपनीज़, कुछ कंट्रीज़ की ऐसी हैं जो इन चीज़ों पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करती, वो ब्रांड को बनाए रखती हैं। अब मैं छोटा सा एग्जांपल आपको इतिहास से दे देता हूँ। देखिए अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो एंशंट हिस्ट्री में ब्रॉन्ज एज भी आई थी और उससे पहले कैलकुलेथिक एज, जिसको आप हिंदी में ताम्र पाषाण युग कहते हो। तो जब ब्रॉन्ज एज आई थी तो उसमें इन्होंने कॉपर को टिन के साथ मिलाया, कांसा बना। अब उसकी शुद्धता जो थी वो अभी तक बरकरार थी हिंदुस्तान में भी, मतलब जब तक कि ये अंग्रेज लोग नहीं घुसे इस काम में, और उसके बाद चाइना। उसके बाद जो है मेटल जो है एलॉय में आने लगा, यानी कि मिश्रित धातु में। अब हुआ ये कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने कोई भी चीज़ अगर आप दूसरी कंट्री में भेजते हो तो उसके ऊपर शोध होता है, पहले रिसर्च होता है कि भाई इसकी जो कैपेसिटी है गर्मी में कितनी सहन कर सकती है। तो ये चीज़ें अब नकल करके वो शोध के ऊपर नहीं रखी जाती, जो अब डुप्लीकेसी में आ चुकी हैं चीज़ें। तो जो लोग कहते हैं कि मेरा सिलेंडर मुझे चेंज कराना है, हेड के साथ पूरा कंप्लीट चेंज कराना, तो आप खुद सोचिए कि उसको सिलेंडर की ज़रूरत क्या पड़ गई जो कि चेंज कराना है। देखिए यहाँ मैं एक बात बता दूँ, सारी बाइक जापान से नहीं आई। स्टार्टिंग के मॉडल्स 89 तक जापान से आए, और ये वही जापान है जिसने अमेरिका के पर्ल हार्बर पे भयंकर युद्ध करके अमेरिकन्स को खदेड़ दिया था। किस वजह से? और वो कोरिया को जीतता हुआ, चाइना को जीतता हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत के सरहद पर बंगाल तक आ चुका था। आप जानते हैं किस लिए? उसके जो मेटल्स हैं, जो उसकी अचीवमेंट है प्रोडक्ट्स में, चाहे वो वॉर के प्रोडक्ट्स हों चाहे वो अदर्स हों, उसने आज तक कभी कंप्रोमाइज़ ही नहीं किया। वो चाइनीज़ बम की तरह नहीं वहाँ बीच में आके फंस हो जाए। भले ही वो महंगे हैं, हर चीज़ उसकी थोड़ी बहुत क्वालिटी में महंगी है, लेकिन चलती है। तो जिसे कहते हैं ना कि एक अपने चीज़ों पे लोहा मनवा लेना, एक कहावत है ना, तो वो जापान ने मनवा रखा है। अब वो बात अलग है कि आधुनिक युग में चाइना आगे बढ़ता जा रहा है, नकल कर करके, उसकी कॉपियाँ कर करके, या कोई डुप्लीकेसी मटेरियल को बना के मार्केट में बेच करके, पायरेटेड चीज़ बेच करके वो अपना नाम कमा रहा है, चलता जा रहा है, कुछ भी नहीं।
लेकिन अभी भी जापान के मटेरियल्स में बहुत ज़्यादा ताकत है। वो अब इंडिया में नहीं, ज़्यादातर यूरोप और अमेरिका में बिजनेस करता है। यहाँ पे चाइना का दबाव ज़्यादा आ गया। खैर एनीवे, मैं आपको बता रहा था G1 के बारे में। होता क्या है कि ये मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए थे उसकी शोहरत के, कि भाई वो किस तरह से आगे बढ़ा हुआ है। तो जो जापान है उसके जो मटेरियल्स हैं उनको हमें कम नहीं समझना चाहिए। वो सारी चीज़ें उसकी जो जितनी भी कंपनी हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, और वो अमेरिका तक भी बिज़नेस करती है। और एक सोनी टीवी अमेरिका का भी होता है, एक इंग्लैंड से भी होता है, एक जर्मन से भी होता है, एक इंडियन भी होता है। बहुत फ़र्क होता है दोनों के पीसीबी में और सर्किट्स में, क्वालिटी में, कलर में। ट्रिनिट्रॉन कलर होते हैं। लेकिन इसी प्रकार से जब उसने एक्सपोर्ट क्वालिटी दी है यामाहा RX100 इंडिया को, तो वो शुद्ध जैपनीज़ थी स्टार्टिंग में। अब हुआ ये कि जब आपको पता ही है इंडियंस क्या करते हैं कि भाई जो भी यहाँ पे इस बिज़नेस को कर रहे थे उस वक्त वो प्रॉफिट ज़्यादा निकालना चाहते हैं कि उसको कम से कम किया जाए, कॉस्ट को, कंपनी की कॉस्ट को, कि भाई हमें प्रॉफिट अच्छा मिल जाए। तो उसमें क्या हो सकता है, आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, आप उसकी कॉपी करो, इंडिया में ही बनाओ पार्ट्स। तो इंपोर्ट महंगा होते हुए कंपनी ने डिसाइड किया कि भाई कुछ पार्ट्स अब इसके इंडियंस बना करके डाले जाएं और उसको चलाया जाए। और ये बात सबूत के रूप में भी है कि आप 89 के बाद जितनी भी बाइक्स हैं आप देख लीजिए, उनके सिलेंडर से लेकर के कई आइटम्स इंडियंस मिलेंगे। और ज़्यादातर प्रॉब्लम्स उन्हीं में ही आती हैं, जापानीज़ बाइक्स में इतनी ज़्यादातर नहीं आती, जिन्होंने ढंग से मेंटेन करके रखा हुआ है। अब ये तो मैंने स्टोरी बता दी है कि भाई इसके पीछे क्या है रीज़न, कि लोग कई बार कहते हैं कि G1 या E1 या जो भी वन है वो बोलते रहते हैं कि भाई ये बढ़िया होता है। अब इस गाड़ी में तो इसलिए लगा था क्योंकि इसने स्पेशल गाड़ी निकाली थी, ये इसकी लास्ट थी, इसलिए उसने सारे सामान वही निकाल के डाले थे, जो कि आज भी बरकरार हैं। ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी ज़्यादा भागती है वो गाड़ी कम भागती है, दोनों की गाड़ियाँ सेम भागेगी, लेकिन क्या है कि जो ड्यूरेबिलिटी है पार्ट्स की वो ज़्यादा है। अब आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ कैसे। देखो क्या होता है, लोग क्या कहते हैं कि भाई मेरे को पूरी सिलेंडर किट चाहिए। क्यों चाहिए, क्या कर दिया आपने उसके साथ, ये तो इतनी आसानी से मिलती भी नहीं है। और वो कहते हैं कि मेरे को पूरी कंप्लीट किट चाहिए, कहाँ से मिलेगी। क्या होता है कि पिस्टन जो होता है, पिस्टन लोग बोर कराते हैं, किसी अनाड़ी से करा दिया, उसने गड़बड़ कर दी। इसमें ओरिजिनल पिस्टन के बाद भी आपको 3 पिस्टन की ऑप्शन होता है। इतना टाइम है, 100 साल चल जाए बाइक अगर ढंग से चलाओ तो। उन्होंने गड़बड़ कर दी और वो ख़राब कर दिया। मुझे संतुष्टि नहीं हो रही यार, किसी ने बोल दिया कि भाई इसका ये चेंज करा लो, मिलता है तो ले आओ, ओरिजिनल आवाज़ आ जाएगी, ओरिजिनल चीज़ चलेगी, ओरिजिनल दौड़ेगी है। लेकिन ऐसा नहीं होता। पहले तो तुम ओरिजिनल ढूंढ के दिखाओ, इंडिया में नहीं मिलेगा। कहाँ से मिलेगा ये भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि ये ख़राब क्यों होते हैं। मैंने बताया कि एक तो इन्होंने बोर जो किया है वो ख़राब कर दिया है। दूसरा, जो टॉर्क लगता है आपके नट पे, आप उस आदमी की हेल्थ भी देखो, कैसी हेल्थ का आदमी है, ठीक ठाक है, हट्टा कट्टा है या पतला दुबला है, वो क्या कर रहा है आपके इन पार्ट से। कई क्या होता है कि पतले होते हैं, दुबले होते हैं, लेकिन वो लगाते हैं पूरी ताकत कि भाई मेरे में तो दम कम है, मैं पूरी तरह से इसको खींच दूं नट को, जिससे कि अच्छे से टाइट हो जाए। ठीक है, ये 2 नट इधर हैं सिलेंडर के, 2 उधर हैं, ऐसे ही हेड के ऊपर 4 टोटल हैं। अब उसने तो अपना काम कर दिया, आप ले आए गाड़ी,
फिर खुलवाया, नेक्स्ट सर्विस पे गए, खुलवाया, किसी हट्टे कट्टे ने खोल दी। उसके बाद फिर प्रॉब्लम शुरू हो गई कि भाई ज़्यादा ही ताकत लगा दी। तो भाई टॉर्क का ना एक हिसाब और मेज़रमेंट चार्ट दे रखा है कंपनी में, आपको बुकलेट में नहीं मिलेगा। आपको इसकी जो कारीगर होते हैं ना, उनको पता होता है, उनके पास होते हैं, और वो बिल्कुल एक्यूरेट मशीन से होते हैं फिट ये, और ये लोग हाथ से करते हैं। अब इनको पता नहीं है, अंदाजे पता नहीं है। जो कारीगर वहाँ से निकला है सर्विस सेंटर से, उसको पता है। जो सड़क छाप है उसे आइडिया नहीं है। कसे जाओ कसे जाओ कसे जाओ, होगा क्या? जो मेड इन जापान है वो तो तुम जितना मर्जी कस लो, वो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला। और जो मेड इन इंडिया है उसकी चूड़ियाँ हो जाएंगी स्लिप, और सिलेंडर हो गया बर्बाद। यही कारण है लोग भटकते फिर रहे हैं कि उन्होंने क्या है कि काम करवाया गलत बंदे से और ख़राब कर दी बाइक के बेसिक पार्ट्स। एक तो पहले ही इंडियन थे, और दूसरा क्या, उन्होंने टॉर्क इतना लगा दिया कि उसकी चूड़ियाँ घिस गई, स्लिप हो गया नट। अब बैठ के या तो वेल्ड कराओ, या उसके ऊपर थ्रेडिंग चढ़ाओ, या बनाते रहो उसको। और वो ख़तरनाक पॉइंट है, क्योंकि मैंने बताया पूरी ताकत वहाँ लगती है बाइक की। और वो एक चैम्बर ऐसा भी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अब ये दो बातें हैं, देखो, आप इस बाइक को 100 की स्पीड पे लेके जा सकते हो, एक नॉर्मल बाइक को कंटिन्यूसली 100 की स्पीड पे नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसमें G1 सिलेंडर लगा है। G1 सिलेंडर जो है, उसके बाद के जो सिलेंडर आए थे उनमें भी शक्ति है, बट मैंने बताया ना, जैसे कि थ्रेड कट गए, पिस्टन ने काट दिया, ये सारी समस्याएं उनके साथ हो रही हैं। या किसी ने G1 भी अगर ख़राब करा दिया तो वो बहुत ही केयरलेस ओनर से गई है हाथ से, कि उसने उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। अब क्या है कि किसी कारीगर जिससे आप कराते हो वो विश्वसनीय नहीं है, तरह तरह के कारीगरों से दिखाते रहते हो। किसी ढंग के कारीगर को दिखाओ और उसको फिर अपना बनाओ, वो ढंग से काम करे, उसे आता हो। अब हुआ ये कि भाई कर रहे हैं उसको टाइट, कुछ ज़्यादा ही दबा दिया, हो गया काम। इसी प्रकार से स्पार्क प्लग है। स्पार्क प्लग में क्या होता है कि भाई ओरिजिनल लगाया नहीं, लेके डुप्लीकेट लगा के लोकल लगा के उसकी चूड़ियाँ ही पूरी घिस दी हैं अंदर। वो कह रहा है जी हेड लेके आओ जी, इसका स्लिप ही कर दिया पूरा, ये तो जुगाड़ करके लगा। ये सारे प्रॉब्लम उन्हीं लोगों के साथ आते हैं जो ये काम करते हैं, जुगाड़ू, और मरने वाले काम उन्होंने कर रखे हैं इस जगह से। तो होता क्या है कि जो असली माल होगा, असली, उसमें कभी ये दिक्कतें आएंगी नहीं, और ढंग का उसके ऊपर कारीगर काम करे। देखिए इसके आसपास कितने, इसी चैम्बर से मैं आपको मिलते जुलते दिखाता हूँ। यहाँ में ये खोलेंगे, ये खोलेंगे, ये खोलेंगे, 4 ऊपर हैं, और इसके साथ देखो 2 इधर भी हैं। ये रहे, मैं इसी से ही ये सिलेंडर ख़राब करवा दूँ, इसी को टाइट करूँगा, सिलेंडर इतना करूँगा टाइट कि बस चूड़ियाँ स्लिप हो गई, हो गया काम। लाओ जी सिलेंडर दूसरा लाओ। तो भाई ये क्या होता है कि ये जैपनीज़ प्रोडक्ट होते हैं और इनको परखा जाता है। और मैंने एग्जांपल पीछे वॉर का इसीलिए दिया है कि वो वॉर में इसीलिए पर्ल हार्बर पे जीता है, क्योंकि ये सब चीज़ें उसके ब्लड में ही है, जापानियों के ब्लड में ही है कि ये सब चीज़ें, जो चीज़ें हैं ना, हमने एक्सपोर्ट क्वालिटी करके देनी है, तो वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते, चाहे ना बिके। तो ये चीज़ जो है, ये अगर ओरिजिनल है लगी हुई, ये कभी भी ज़िंदगी में ख़राब नहीं होगी। अब ख़राब होने को पूरा इंजन कहाँ से ख़राब हो सकता है, मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, यहाँ से आप ऑयल चेंज कराते हो, ये ट्रांसमिशन ऑयल यहाँ से निकलता है बाहर। अब है क्या वहाँ लगा हुआ, सिर्फ एक बोल्ट लगा हुआ है, उसे खोल दोगे, एक गास्केट लगी हुई है और ऑयल निकलना शुरू।
अब जब वो बंद करते हैं तब आपकी जान सूखती है कि भाई ये इतना टाइट मत बंद कर कि वो खुले ना अगली बार, या पूरा चूड़ी तो घुमा दे और पता चला वो पूरी चूड़ी घूम गया और उसके बाद वो टपकने शुरू हो गया उसका, लगाते रहो उसके अंदर। और अब उसने क्या कर दिया, पूरा चैम्बर ही ख़राब कर दिया। तो भाई ये चैम्बर क्यों ख़राब होते हैं, ये सारे इंजन सिस्टम क्यों ख़राब होते हैं, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी में जो मेज़रमेंट होता है इनका उसमें खरे नहीं उतरते। इनमें एलॉय मिक्स कर दिया जाता है, मतलब कि मिश्रित धातु जो उसका मेज़रमेंट है जिसके आधार पे वो बनी है वो चीज़, वो नहीं मिलाते और उसमें मिक्स चीज़ कर देते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि बाहर से असली क्या है नकली क्या है। आपको बस ग्रेड से पता चल जाता है, हाँ भाई यहाँ पे G1 लिखा है या E1 लिखा है तो हो सकता है ये बढ़िया होगी, चीज़ चल जाएगी। और वास्तव में लोगों ने जो चलाने वाले हैं उन्होंने 25-25 साल तक चलाई है बाइकें, कुछ नहीं हुआ उनको। यही कारण है कि इस बाइक में जब तक पिस्टन ओरिजिनल होता है आप इसके ऊपर जितना मर्जी लोड बिठा लो, स्पीड जितनी दे दो वो भागेगी, चाहे वो 100 की जगह 80 पे चले, 80 की जगह 60 पे चले उस जगह पे। लेकिन जैसे ही सेकंड राइडर हट जाएगा ये अपनी पोजीशन पे फिर आ जाती है, वैसे ही फिर भागती है। और वही चीज़ किसी दूसरी गाड़ियों पे करके देखो जो इसके साथ की आई थी, वो पूरी ही बैठ जाएंगी। इस गाड़ी की विशेषता यही होती थी, जब 85, 86, 87, 88, 89 में जब ये बाइकें आई थी तो इनमें 4-5 साल तक इन्होंने मार्केट में बहुत नाम कमाया इस चीज़ से कि लोगों को लगता नहीं भाई मैं दूसरा राइडर बिठा रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि भाई अब तो ये पिस्टन विस्टन सब बैठ जाएगा। लेकिन उसके हटते ये फिर अपनी प्री पोजीशन पे आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि कोई भी चीज़ इसकी इतनी आसानी से घिसती नहीं है। अब बिलीव करो कि ये पीछे के शॉकर्स हैं, ये पीछे के 2 शॉकर्स हैं, मैंने ये सेकंड लगवाए हैं लेकिन ओरिजिनल भी वही पड़े हैं जैसे पड़े ही थे। वो किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, जब इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। वो भी कोई दिक्कत दे ही नहीं रहे थे, ये भी कोई दिक्कत नहीं दे रहे हैं। ये एस्कॉर्ट्स के हैं और वो ओरिजिनल यामा के साथ ही लग के आए थे। मैं देखूंगा कौन सी कंपनी के थे वो। अभी भी मैंने उसको एज इट इज़ रखा हुआ है, बिल्कुल न्यू ब्रांड रखे हैं, क्योंकि मैंने एक पार्ट्स का शौक था तो निकाल के रख लिए। तो कभी मैं उसको भी लगा लेता हूँ, कभी इसको, वो मर्जी है, जब मैं सर्विस में कोई भी लगा लेता हूँ। लेकिन वो ओरिजिनल वाले भी चल रहे हैं, वो दबे नहीं आज तक। कितने से कितना मोटा आदमी मेरे पीछे बाइक पे बैठा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि भी दब गए बैठ गए। चीज़ें ऐसी बना के दी हैं उन्होंने, जापानीज़ ने। अब इसी से पता चलता है कि लोगों ने जो डिमांड कर रखी है कि भाई मेरे को ओरिजिनल, उनका कसूर नहीं है। उन्होंने जिससे ली है उन्होंने उसको हो सकता है चीट किया हो, उनको पता है कि मेरी बाइक के अंदर चीज़ें नहीं बची, इसको बेचना ठीक है। कारीगर ने बोल दिया होगा भाई इसमें तो अब ख़त्म ही है, इसको हटा के निकाल दो। लेकिन जो बाइक इन्होंने ऐसी बना के दी है, जो वास्तव में ही मैंने इसको चलाया है और कभी भी असंतुष्ट नहीं हुआ बाइक से। लेकिन ये चीज़ें ओरिजिनल गाड़ियों में ही आती हैं, ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स में ही आती हैं और ओरिजिनल इंजन में आएगी। अब ये जो बातें करते रहते हैं, वो जितने मर्जी वन करते रहें कि भाई इस सिलेंडर को लेना, उस सिलेंडर को लेना है, वो सारी वाले बातें इशू अलग है। मैंने 2 मेजर बातें बता दी आपको। एक इसकी सहन शक्ति गर्मी में, और एक इसका टॉर्क टॉलरेशन। ये दोनों चीज़ इसकी ओरिजिनल कसौटी पे खरी उतरती हैं, जो जापानीज़ मॉडल में आई हैं। इंडियन का मेरे को नहीं पता कि थ्रेड ज़्यादा खींच दिए तो पता चला स्लिप हो गया, घिस गया। तो यही एक मेजर जान है इसकी, नहीं तो कल को मैं भी कहूँगा भैया ये तो बेकार हो गई है, इसको निकालो। आज तक कोई ऐसा पार्ट नहीं इसका जो ऐसे फ्री हुआ हो, आज तक। और हर साल इसकी कम से कम 3 और मैक्सिमम 4 सर्विस हुई है। तो सोच लो कितनी बार ये खुली होगी, जो बेसिक जगह से है। सर्विसिंग मस्ट होती है, इसलिए मैं कराता था टाइम से, तीसरे चौथे महीने में। तो लेकिन
मैंने ये देखा है कि ऐसी समस्या मेरे को तो नहीं मिली कि भाई उसकी थ्रेड ही, मतलब कि उसकी चूड़ियाँ ही स्लिप हो गई मेजर पार्ट की जिस पे वो टिकी हुई है। तो ऐसी चीज़ जापान बना के देता है, ये आप अपने दिमाग में उतार लीजिए। और दूसरा जर्मनी भी है इसमें, खैर वो टॉपिक अलग है। इन दोनों के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ बेसिक, आपको मेन पॉइंट पे ला रहा हूँ कि इसमें आपको क्या ख्याल रखना है जब आप ये सर्विस कराते हैं। देखिए, जब भी आप ये खुलवाएं तो सबसे पहले ध्यान रखें कि जो सिंपल सर्विस आपकी होती है उसमें ये हेड का खोलना बहुत ज़रूरी है। आपका स्पार्क प्लग ओरिजिनल होना चाहिए जो 10-10 साल तक ख़राब ना हो, क्योंकि ये बार बार चेंज होने से नीचे की चूड़ियाँ वो फेल कर देंगे कारीगर लोग। इसके अलावा जब यहाँ से वो नट खोलेगा तो यहाँ पर ध्यान रखिए, आपको कपड़ा लगवाना है, नहीं तो ये स्क्रैच मार देंगे यहाँ पे वो। अच्छे से इसको खुलवाएं। इसके नीचे यहाँ पे अंदर सर्कल मिलेगा, वहाँ पे कार्बन जमा हुआ होगा, वो डिपॉजिट होगा, उसे हटवाएं। और ये ध्यान रखिए, जहाँ जहाँ मैं कार्बन डिपॉजिट के लिए हटवाने के लिए कह रहा हूँ वहाँ कोई शार्प एज वाली कोई चीज़ ना लगाए। वो जो भी चीज़ लगाएगा वो ऐसे ही आगे से गोल होनी चाहिए, गोल, वो कट करके नुकीली नहीं होनी चाहिए ब्लेड की तरह, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा और उसमें एक भी स्क्रैच पड़ेगा ना तो वो डैमेज में माना जाएगा। इसके अलावा आप उसकी पिस्टन की पोजीशन देख सकते हैं। पिस्टन के ऊपर कार्बन जमा हुआ होगा, वो सारा आपको हटवाना है पिस्टन के ऊपर से। और पिस्टन की पोजीशन बाद में अगर ज़्यादा देखनी है कि क्या हाल है सिलेंडर का और पिस्टन का, और ये सिलेंडर को भी साल में एक बार क्लियर कराना है, तो फिर आपको यहाँ से ये और आगे से खुलवाना पड़ेगा। और ये इसमें कार्बन डिपॉजिट होगा इधर, ये खोल लें और इसको भी उसी ब्लेड से अच्छे से साफ़ कर लें और अपने सिलेंडर की पोजीशन देख लें। सिलेंडर के बाद अब आता है गास्केट और जितने भी इसकी सील कह सकते हो जो भी आती है वो आपको प्रॉपरली लगवानी है। तो करना क्या होगा कि इसके नीचे जो होता है वो ग्रीन कलर की होती है, एक कलर कोई भी हो सकता है लेकिन वो फ्लेक्सिबल होती है, वो आपको नीचे लगेगी, वो लगवानी है न्यू पैकिंग। और इसके नीचे जो लगती है वो मेटल की लगती है। मेटल की क्यों लगती है? क्योंकि यहाँ पे स्पार्क होता है और यहीं पर ही जो है आपका फ्यूल जलता है। तो सबसे ज़्यादा गर्मी इसको यहीं मिलती है। और ये ओरिजिनल जो सिलेंडर है आपको गर्मी से भी बचाता है, क्योंकि एयर कूल इंजन है। एयर कूल का मतलब सामने से आपको हवा आ रही है, ठंडा वहाँ से लेता है। और दूसरा वही बात आ जाती है कि इसकी सहन शक्ति, कि मैंने भी बताया जैसे कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा अगर इसको चलाओगे तो साधारण इंजन को चलाओगे, दोनों बाइकें सेम रफ्तार से दौड़ेंगी, लेकिन लॉन्ग लास्ट क्या है कि वो आधा घंटा 100 की स्पीड मेंटेन कर लेगी, तो ये पौना घंटा या 1 घंटा उससे ज़्यादा करेगी। और उसके बाद जो है कंडीशन पता चलेगी कि इंजन कौन सा ज़्यादा गर्म है। यही दोनों का फ़र्क है। इसमें सहन शक्ति ज़्यादा होती है, इसमें जो धातु मिलाई जाती है होता है एल्युमिनियम का है, लेकिन जो भी है हमें उसके रिसर्च पे नहीं जाना, लेकिन उसके ग्रेड पे जाना है। वो ग्रेड का आपको मिलता है, आँख बंद करके लगवा लीजिए और लगवाना ये ओरिजिनली।
और ये रबर का फंक्शन जो आप देख रहे हैं ये वाइब्रेशन के लिए होता है। सबसे ज़्यादा कंपन इधर ही होती है, वाइब्रेट को भी ये कम करता है। ये जो आप रबर देख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ आ जाइए, इधर भी एक पैकिंग होती है इधर, ये भी आपको न्यू लगवानी है। और एक पैकिंग यहाँ होती है, यहाँ ये भी न्यू लगवानी है। यदि आप इनको नहीं लगवाते न्यू, जनरली क्या होता है कि जल्दबाजी में वो लोग वापसी वही लगा देंगे। तो कारण अब क्या होगा कि इसका नतीजा, सबसे पहले तो आपका जो प्रेशर जो आपको बनता है, जो कंप्रेशन जो बनता है ना, वो लीक होना शुरू हो जाएगा। तेल खाएगी ज़्यादा, भगा रहे हो 40 पे, चलेगी ये 30 पे, हवा निकल जाएगी उसकी। उसी प्रकार से जो ऊपर मेटल वाला है वो एक बार पंच हो जाता है ना डाई में, इसके नट को टाइट करके, तो वो दोबारा जब लगाएगा तो वो अपनी जगह नहीं ले पाएगा, वो इधर उधर से खुला रह जाएगा और आप दौड़ाते रहोगे, गाड़ी माइलेज नहीं देगी, हवा निकलती रहेगी, फुसफुस की आवाज़ आती रहेगी यहाँ से, आपको पता नहीं रहेगा और काम चलता रहेगा। इसलिए अब आप सीख लो कि यहाँ पे कि जो मेटल की पैकिंग है हमेशा चेंज करनी है सर्विसिंग में। इसी प्रकार से आगे की अगर आपने नहीं चेंज कराई तो क्या होगा, दोनों में इनमें क्या होगा कि इतना काला पदार्थ निकलेगा, अगर तो ये ऊपर पहुंच गए तो आपके कपड़े तक गंदे कर देगा, और ऐसे गंदे करेगा कि आप सर्फ से रगड़ते रहेंगे, साफ नहीं होगा। या ऐसी अगर ज़मीन पे इस गाड़ी को स्टार्ट कर दिया तो सारी जगह गंदा कर देगी, इतना काला तेल छोड़ती है फिर यहाँ से। तो ये दोनों पैकेजिंग भी आपको ठीक तरह से नई लगवानी है, पुरानी नहीं लगवानी। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, जितनी जगह 3 जगह मैंने कार्बन डिपॉजिट बताया है उसको साफ़ करना, एक पिस्टन के ऊपर, एक आपने स्पार्क प्लग के नीचे और एक एग्जॉस्ट के उधर, ये तीनों जगह से कार्बन डिपॉजिट होता है, सारा साफ़ कराना है। फिर ये पैकेजिंग सही तरह से लगवानी है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी आपका कारीगर काम करता है, कई बार ये होता है फ़ोन पे लगा हुआ है, कभी सिगरेट पी रहा है, कभी क्या कर रहा है, कुछ ये ऐसे ही करते हैं काम। तो करना क्या होगा कि जब उसने सिलेंडर खोल दिया और कोई फ़ोन आ गया और लग गया फ़ोन पे, तो आपने चुपचाप से अपना हैंकी उसके छेद पे रख देना है, इससे पहले कि उसको याद आए। अगर वो छेद खुला रहा है, उसकी तो गलती होगी नहीं ना, आपकी गलती होगी। पता चला तीसरा दुकानदार वहाँ पे बैठा हुआ और उसकी कोई चीज़ उछल के वहाँ घुस गई और इंजन में चली गई, और बैठ के खोलते रहो इंजन। वहाँ कपड़ा लगना बहुत ज़रूरी है। अगर उसने पिस्टन के पिन वगैरह खोल दिया तो आप अपना हैंकी या कोई चीज़ रख लो। इस चीज़ का ध्यान रहे कि वो लापरवाही ना बरते। उस एक्सपर्ट होगा तो वो ये काम नहीं करेगा, अनाड़ी होगा तो वो खुला ही रहने देगा और खुले में ही वो काम करने लग जाएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि मैंने अपना एक्सपीरियंस रखा हुआ है आप लोगों को बताने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको अब सिलेंडर के बारे में पता चल गया होगा। और अंत में मैं आपको ये भी बता दूँ, मैंने बोला था कि मैं आपको ये भी बता दूंगा कि मिलेगा कहाँ से। देखिए, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने एक वीडियो में बोल रखा है कि अगर आप मेल से लेते हैं तो मेल कीजिए, और मेरे कुछ डीलर नेटवर्क है तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ, अगर वो टाइम लेते हैं तो मैं उनको बता देता हूँ कि वो उतने टाइम बाद मेरे को जवाब देगा तो मैं कोरियर कर सकता हूँ। अगर मेरे को नहीं पता कि वो नहीं मिलेगा या कहाँ से मिलेगा तो मैं उनको एक ही बात सजेस्ट करता हूँ कि भाई इंडिया में नहीं मिलता, कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन मंगवा लो। .in पे ना जाके .com पे दबाओ, eBay.com को दबाओ,
amazon.com को दबाओ तो .com से आप पहुंच जाओगे फिलीपींस, नेपाल, इंडोनेशिया, ठीक है। इन जगहों पे जाओ और इधर की जितनी भी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे सर्च करो। यहाँ पे अभी यामा RX 100 चल रही हैं, उनके पार्ट्स भी मिल रहे हैं और अपने रिस्क पे मंगाओ। और अगर प्लस होता है तो उसको हाईलाइट भी करो कि भाई मैंने मंगाया, तो आप लोग भी मंगा सकते हो। आपको पता नहीं है उसकी कितनी गर्मी वहाँ पे होती है, कभी हाथ लगा के देखना। तो इसलिए कभी भी लोकल पे ना जाना, उसी के ओरिजिनल पार्ट्स को लगवाना, क्योंकि ओरिजिनल पार्ट ही उसके साथ कंपैटिबल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, आगे की वीडियो मैं आपको जल्दी डालूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।